आइए आज इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटते हैं जिसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया था। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। जरा सोचिए, एक ऐसा समाज जिसने हजारों साल पहले ही वो मुकाम हासिल कर लिया था जिसे आज हम मॉडर्न या आधुनिक कहते हैं। इस एक्सप्लेनियर में हम इसी रहस्यमयी और कमाल की दुनिया की गहराई में उतरने वाले हैं। पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुई। 2600 ईसा पूर्व तक आते आते ये पूरी तरह से एक विकसित शहरी समाज बन चुकी थी, लिटरली अपने पीक पर थी। लेकिन फिर 1900 ईसा पूर्व के आसपास इसका क्रमिक पतन शुरू हुआ और 1300 ईसा पूर्व तक इसका अंतिम चरण भी खत्म हो गया। ये वाकई एक काफी लंबा और दिलचस्प सफर रहा। तो आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा एकदम क्लियर है। हम इसके विशाल विस्तार, कमाल की अर्बन प्लानिंग, उनकी मशहूर ड्रेनेज सिस्टम, उनकी कला, इकोनॉमी और आखिर में उनके पतन के कारणों को डिकोड करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन और फैलाव की। एक ऐसी दुनिया जो अपने आप में बहुत विशाल थी। अब यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी समकालीन सभ्यताओं को देखिए। वहां आपको शासकों के बड़े बड़े महल दिखेंगे और बहुत सारा धन किसी एक जगह इकट्ठा मिलेगा। लेकिन सिंधु घाटी में ऐसा कुछ नहीं था। कोई विशाल स्मारक या राजमहल नहीं। इसके बजाय यहाँ एक बेहतरीन समतावादी समाज यानी इगैलिटेरियन सिस्टम दिखता है। प्राचीन दुनिया में ऐसी बराबरी होना लिटरली अनसुना है। और इनके स्केल का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अपने पीक पर सिंधु और घग्गर हकरा नदियों के आसपास बसी इस सभ्यता की आबादी 10 से 50 लाख के बीच रही होगी। उस जमाने के हिसाब से सोचें तो ये नंबर्स सच में माइंड ब्लोइंग है। अब आते हैं इनके सबसे बड़े मास्टरपीस पर, इनकी उन्नत शहरी योजना या अर्बन प्लानिंग। ये सच में पास्ट में बसे फ्यूचर के शहर थे। मतलब ये कोई आम शहर नहीं थे। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे शहरों को देखेंगे तो सड़कें एकदम परफेक्ट ग्रिड पैटर्न में कटी थीं। पक्की ईंटों के घर, वो भी एकदम स्टैंडर्ड साइज के। शोर शराबे से बचने के लिए घरों के दरवाजे मेन रोड की जगह अंदर की छोटी गलियों और आंगनों में खुलते थे। हर घर में अपना एक अलग बाथरूम था। और तो और बाढ़ से बचने के लिए विशाल दीवारें भी बनाई गई थीं। ये आज के स्मार्ट सिटीज से कम नहीं था। इसी अर्बन प्लानिंग में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था, गढ़ या सिटाडेल। ये शहर का थोड़ा ऊंचा दीवारों से घिरा हिस्सा होता था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस वीआईपी इलाके में कोई राजमहल या भव्य मंदिर नहीं मिला। तो फिर ये था क्या? माना जाता है कि इसका इस्तेमाल पब्लिक कामों, अन्न भंडार या बाढ़ से बचाव के लिए होता था। अगेन, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ काम की चीजें। अच्छा, अब जरा उस सिस्टम की बात करते हैं जिसने इन्हें सच में दुनिया के पहले सैनिटेशन इंजीनियर बना दिया। इनकी जल निकासी या ड्रेनेज प्रणाली। इन्होंने लिटरली पब्लिक हेल्थ को हैक कर लिया था। दुनिया की सबसे पहली ज्ञात शहरी स्वच्छता प्रणाली यही थी। घरों के एक समूह के लिए अलग कुएं थे ताकि सबको साफ पानी मिले, और गंदा पानी वो मेन रोड के किनारे किनारे बनी ढकी हुई नालियों से बाहर जाता था। मतलब साफ पानी और ड्रेनेज तक लगभग हर इंसान की पहुंच थी। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। और सैनिटेशन की इसी कड़ी में ये देखिए, द ग्रेट बाथ। मोहनजोदड़ो के गढ़ में मिला ये विशाल पब्लिक बाथ प्राचीन इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार है। पक्की ईंटों का इतना सटीक काम देखकर लगता है कि इसका इस्तेमाल शायद किसी खास धार्मिक अनुष्ठान या बड़े पब्लिक गैदरिंग के लिए होता होगा। तो अब एक सवाल उठता है कि एक ऐसा समाज जो युद्ध नहीं कर रहा था, वो अपनी सारी एनर्जी कहां लगा रहा था? जवाब है कला और शिल्प में। इनकी बनाई चीजें देखिए, व्यापार के लिए इस्तेमाल होने वाली रहस्यमयी मोहरें जिन पर जानवरों के चित्र और एक ऐसी लिपि है जिसे हम आज तक डिकोड नहीं कर पाए हैं। बेहद खूबसूरत चमकदार मनके। और सिर्फ मिट्टी ही नहीं, इन्होंने तांबे में टिन, आर्सेनिक और सीसा मिलाकर एकदम एडवांस्ड कांसा या ब्रॉन्ज तैयार किया। इनकी बनाई हुई इंसान और जानवरों की मूर्तियां इनकी गजब की क्रिएटिविटी दिखाती हैं। जाहिर है इतने बड़े शहरों और इतने बेहतरीन क्राफ्ट्स को सस्टेन करने के लिए एक सॉलिड इकोनॉमी की जरूरत तो होगी ही। तो चलिए इनके व्यापार को समझते हैं। यहां जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इनकी एकरूपता। इतने विशाल एरिया में फैले होने के बावजूद इनके बाट का वजन, मापने के तरीके और यहां तक कि ईंटों का साइज भी एकदम स्टैंडर्ड था। यह साफ इशारा करता है कि बैकग्राउंड में कोई बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड सेंट्रल अथॉरिटी काम कर रही थी जो पूरे सिस्टम को बिना किसी शोर शराबे के चला रही थी।
और इस इकोनॉमी को दौड़ाने के लिए इनका ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी जबरदस्त था। खेतों के लिए नहरों का जाल, नदियों में चलने वाली पाल वाली छोटी नावें और जमीन पर बिल्कुल वैसी ही बैलगाड़ियां जैसी आज भी साउथ एशिया के गांवों में आसानी से दिख जाती हैं। इनका बिजनेस सिर्फ लोकल नहीं था, ये बाकायदा कारवां लेकर मध्य एशिया और ईरानी पठार तक इंटरनेशनल ट्रेड करने जाते थे। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है। अब आते हैं उस फेस पर जो आज भी सबसे बड़ी मिस्ट्री बना हुआ है, इनके पतन के कारण। इतनी शानदार, इतनी एडवांस्ड सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबके दिमाग में आता है। कोई बाहरी हमला था या कुछ और? देखिए, आज की साइंटिफिक रिसर्च ये मानती है कि इनका अंत किसी रातों रात हुए भयानक युद्ध से नहीं हुआ था, बल्कि ये क्लाइमेट चेंज का एक धीमा और दर्दनाक दौर था। धीरे धीरे मानसूनी बारिश कम होने लगी, मौसम ठंडा और सूखा हो गया। जो घग्गर हकरा नदी प्रणाली इनकी लाइफलाइन थी, वो सूखने लगी और मजबूर होकर इस पूरी आबादी को अपने शानदार शहर छोड़कर पूर्व में गंगा बेसिन की तरफ पलायन करना पड़ा। 1700 ईसा पूर्व तक आते आते जमीनी हकीकत एकदम बदल चुकी थी। वो भव्य शहर पूरी तरह वीरान हो गए, लंबी दूरी का व्यापार लगभग खत्म हो गया और जो आबादी कभी एडवांस्ड शहरों में रहती थी, वो अब खुद को बदलते मौसम के हिसाब से ढालने के लिए छोटे छोटे अलग थलग खेतीबाड़ी वाले समुदायों में बिखर गई। वो शानदार अर्बन फेज हमेशा के लिए इतिहास बन गया। तो आखिर में एक बात बहुत गहराई से सोचने वाली है। अगर समय की मार और बदलती जलवायु एक इतनी विशाल, इतनी मॉडर्न और शांतिप्रिय सभ्यता को मिट्टी में मिला सकती है, तो जरा सोचिए हमारे इस उपमहाद्वीप की जमीन के नीचे अभी और कितने ऐसे ही अनसुलझे रहस्य दबे होंगे जो बस बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने और इतिहास के सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।